नमस्कार प्रिय छात्रों, आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस वर्ष इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। अब हम बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के लिए विषय हिंदी में एक ऐसे मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे जिसको हमने अपने हाथों से बनाया है और हमारा दावा है कि ये बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% आएगा। इसी से 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस मॉडल पेपर से परीक्षा में 100% प्रश्न आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी मॉडल प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। इसको मॉडल प्रश्न पत्र नहीं, यूपी बोर्ड 2024 का हिंदी का पेपर समझ लीजिए। तो हम इसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और पूर्णांक आपका 100 रहने वाला है। इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नोट करके दिया गया है। सबसे पहले नंबर पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और दूसरा निर्देश दिया गया है, इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। हम लोग खंड का की शुरुआत करते हैं। हम लोग आते हैं खंड का पर। प्रश्न 1 के का में दिया गया है, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। तो हमें बताना है कि नीड़ का निर्माण फिर किस रचना की विधा है। तो सबसे पहले नंबर पर दिया गया है नाटक, दूसरे नंबर पर है कहानी और तीसरे नंबर पर है आत्मकथा और चौथे नंबर पर है रेखाचित्र। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है। और ये जो प्रश्न है यूपी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसके बाद प्रश्न संख्या 1 का खा आ जाता है। प्रश्न संख्या 1 के खा में हमसे प्रश्न पूछा गया है, द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है। तो सबसे पहला विकल्प है इंदु, दूसरा है प्रभा, तीसरा है मर्यादा और चौथा हिंदी प्रदीप। तो इसमें से हिंदी प्रदीप द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 के खा का चौथा विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद में हम आ जाते हैं प्रश्न 1 के गा में। प्रश्न 1 के गा में हमसे प्रश्न पूछ रहा है, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं। तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है नाभादास, दूसरा है गोकुलनाथ, तीसरा है छीत स्वामी और चौथा है विट्ठलनाथ। तो इसमें से दूसरा विकल्प सही है। दूसरे विकल्प में है गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? 84 वैष्णवन की रचयिता के 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं गोकुलनाथ। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 1 के घा में। प्रश्न संख्या 1 के घा में हमसे प्रश्न पूछा गया है, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं, यानी परीक्षा गुरु की रचना किसने की है। तो सबसे पहला विकल्प है श्रीनिवास दास, दूसरा है मनोहर श्याम जोशी और तीसरा दिया गया है राजेंद्र यादव और चौथा दिया गया है श्रीलाल शुक्ल। तो हमें बताना है कि परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है और इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 1 के घा में पहला विकल्प सही है श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं श्रीनिवास दास। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 1 के अंगा में। तो प्रश्न संख्या 1 के अंगा में हमें प्रश्न पूछ रहा है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तुम्हें बताना है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो एक विकल्प में दिया गया है, पहले में अज्ञेय, दूसरे में है यशपाल, तीसरे में है विष्णु प्रभाकर और चौथे में दिया गया है मोहन राकेश। तो प्रश्न संख्या 1 के अंगा में तीसरा विकल्प सही हो जाता है, यानी आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 1 समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो प्रश्न संख्या 2 में हमसे प्रश्न पूछ रहा है, 2 के का में हमसे प्रश्न पूछ रहा है, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। तुम्हें बताना है कि आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है। तो सबसे पहला विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और तीसरा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन और चौथा है राय कृष्ण दास।
तो हमें बताना है कि आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 के घ में हमारा विकल्प पहला सही हो जाता है, यानी हिंदी की पहली मौलिक रचना इंदुमती को मानी जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 के अंगा में। प्रश्न संख्या 2 के अंगा में हमसे प्रश्न पूछा गया है, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं। तो हमें बताना है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है। सबसे पहला विकल्प है हरिशंकर परसाई, और दूसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा है मोहन राकेश, और चौथा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो प्रश्न संख्या 2 के अंगा में हमारा विकल्प नंबर चौथा सही हो जाता है, यानी भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 2 समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तो प्रश्न संख्या 3 में हमें दिया गया है कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत रस से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय व जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिससे कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है। तो इस प्रकार से हमारा गद्यांश दिया गया है और इसमें हमें प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, जन का प्रवाह किस तरह का होता है, और दूसरा प्रश्न पूछा गया है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नामोल्लेख कीजिए, और तीसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और चौथा प्रश्न है सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, और पांचवा प्रश्न है घाटों के निर्माण का क्या आशय है। तो हमें इसका आशय स्पष्ट करना है। अब हम आते हैं इसके उत्तर पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, जन का प्रवाह किस तरह का होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे जन का प्रवाह अनंत होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नामोल्लेख कीजिए। तो इसका हम शीर्षक एवं इसका नामोल्लेख करेंगे। तो दूसरे नंबर पर है, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरे का आंसर हो जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश जो दिया गया है, जन का प्रवाह से लेकर के अमर है तक दिया गया है। तो हम इसका व्याख्या करेंगे। हम आ जाते हैं इसके व्याख्या पर, हम हेडिंग देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। इसके बाद हम आगे लिखेंगे, हम लिखेंगे जब, यहाँ पर दिया गया है जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। इतिहास में अनेक परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव होते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों से भी आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। इस प्रकार से हमारा तीसरे का उत्तर हो जाता है। अब हम देखेंगे कि चौथा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, चौथे का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। चौथे में हम लिखेंगे सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। इसके बाद हम देखेंगे कि पांचवा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे पांचवे वाले का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर घाटों का निर्माण का आशय है मनुष्य यानी जन अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पदचिन्ह छोड़ना है। इस प्रकार से हमारा
पांचवे का उत्तर हो जाता है, यानी हमारा प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 के अथवा पर। प्रश्न संख्या 3 को अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप अथवा वाले को कर सकते हैं। इसमें अथवा करके भी दिया रहता है, तो हम आपको अभी प्रश्न दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर दिया गया अथवा करके। तो हम अथवा वाले गद्यांश को पढ़ेंगे। अथवा वाले में दिया गया है, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचारी विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती या जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्तियां पाई हैं। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश की जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। सब कुछ मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। इसके बाद आगे दिया गया है, शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा यानी जीवने की इच्छा है। वह गंगा की आबादित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। तो इस प्रकार से हमारा गद्यांश दिया गया है और इसमें हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो हम पहले प्रश्नों को दोहरा दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी होती है। और तीसरा प्रश्न है, हमारे सामने आज का समाज का स्वरूप कैसा है। इसी में अथवा करके दिया है, समाज का वर्तमान रूप किसका प्रतिफल है। और चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया है। और पांचवा प्रश्न पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम चलते हैं अब इस प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम इसका संदर्भ लिखेंगे, हम संदर्भ की हेडिंग देंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्धृत है। तो इस प्रकार से हमारा पहले का आंसर हो जाता है। इसके बाद हम दूसरे का आंसर देंगे। दूसरे में पूछ रहा है प्रश्न, मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी होती है। तो दूसरे का आंसर हम देंगे, मनुष्य की जीवन शक्ति अत्यंत निर्मम है। इस प्रकार से हमारा दूसरे वाले का आंसर हो जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है, हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है। हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है। तो हम तीसरे वाले का आंसर देंगे। तीसरे वाले का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, हम लिखेंगे, हमारे सामने आज के समाज का स्वरूप विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों के ग्रहण और त्याग का रूप है। इस प्रकार से हमारे तीसरे वाले का आंसर हो जाता है। और चौथे वाले में प्रश्न पूछा गया है, लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को किस प्रकार यानी किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो चौथे वाले का आंसर हम लिखेंगे, लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को शुद्धता एवं पवित्रता के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके बाद हम पांचवें वाले प्रश्न पर आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम इसमें देखेंगे कि रेखांकित अंश इसमें कहां से कहां तक दिया गया है। तो इसमें रेखांकित अंश शुद्ध केवल से लेकर के इच्छा तक दिया गया है। तो हम इसकी व्याख्या करेंगे। हम इसके व्याख्या में लिखेंगे, सबसे पहले तो हम व्याख्या की हेडिंग देंगे, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने व्याख्या की हेडिंग दी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे, इस संसार में व्यक्ति को यदि सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो वह उसके प्राण है। अपने प्राणों को सुरक्षित बनाए रखने की लालसा के कारण ही वह संसार चल रहा है। व्यक्ति सदैव अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसकी रक्षा के लिए वह कितना भी क्रूर, निर्मम, पापपूर्ण, घृणित कार्य कर सकता है। उसका अपने प्राणों के प्रति ही यही मोह है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे जीवन शक्ति कहा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और व्याख्या को पूरा करेंगे। आगे हम लिखेंगे, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आज व्यक्ति का जीवन छल छदम से परिपूर्ण हो गया है, इसलिए उसके अपने आचरण से लेकर दैनंदिन के कार्यों
में कोई पवित्रता अथवा शुद्धता नहीं रह गई है। यही कारण है कि आज प्रत्येक वस्तुता में मिलावट आ गई है। व्यक्ति का चरित्र भी उससे अछूता नहीं रह गया है। लूटपाट, रिश्वतखोरी, छेड़छाड़, कदाचार आदि के दिनों दिन बढ़ते जाने का कारण यही है। हाँ, व्यक्ति के जीवन में यही शुद्धता शेष है कि वह है उसकी दुर्दम जिजीविषा, अर्थात किसी भी परिस्थिति में उसकी जीने की लालसा। यानी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपने जीने की लालसा नहीं छोड़ता है। वह अपने जीने की रक्षा पूरी ईमानदारी, शुद्धता और पवित्रता से करता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 3 समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। तो हम देखेंगे कि प्रश्न संख्या 4 में हमसे किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 4 में हमसे प्रश्न पूछा गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इस गद्यांश में क्या दिया गया है। तो इस गद्यांश में दिया गया है, कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज या बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। तो इस प्रकार से हमारा ये पद्यांश दिया गया है और इसमें हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। हमसे प्रश्न पूछ रहा है, पाठ के शीर्षक एवं रचयिता के नाम का उल्लेख कीजिए। और दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, कैकेयी को अभागिन रानी क्यों कहा गया है। और तीसरा प्रश्न पूछा गया है, इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है। और चौथा प्रश्न पूछ रहा है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। और पांचवा प्रश्न पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम पहले वाले प्रश्न का आंसर देंगे, पाठ के शीर्षक एवं रचयिता के नाम का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। हम लिखेंगे, पाठ के शीर्षक कैकेयी का अनुताप है और इसके रचनाकार कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, कैकेयी को अभागिन रानी क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कैकेयी ने अपना स्वार्थ साधने के लिए, हम लिखेंगे कैकेयी ने अपना स्वार्थ साधने के लिए भगवान राम को वन भिजवाया था। स्वार्थ कारण युगों युगों तक माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही वाली कहावत चरितार्थ रहेगी। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है, इस पद्यांश में किस प्रसंग का उल्लेख किया गया है। तो हम तीसरे वाले का आंसर देंगे। तीसरे वाले के आंसर में लिखेंगे, इस काव्य में भरत की मां कैकेयी अपने किए गए पर पश्चाताप करती हुई अपने को धिक्कारती हैं। तो इसी का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में हम आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर। तो चौथे प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो हम इसमें अलंकार बताएंगे। तो चौथे में अलंकार बताना है। तो हम लिखेंगे, इस काव्य में अनुप्रास एवं विवक्षा अलंकार है। इस प्रकार से हमारा चौथे का आंसर हो जाता है। अब पांचवा प्रश्न हमसे पूछ रहा है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश हम देखेंगे। इसमें रेखांकित अंश दिया गया है, कहते आते थे से लेकर के पुत्र कुपुत्र भले ही। तो हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें व्याख्या की हेडिंग डालेंगे। हम व्याख्या की हेडिंग देंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। तो इसका व्याख्या हो जाएगा पांचवे का, हे पुत्र राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितना अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती है और ना ही वह क्रोध में भरकर पुत्र का अहित करती हैं। तो इस प्रकार से हमारा पांचवे का आंसर हो जाता है।
और चौथे का प्रश्न हमारा समाप्त होता है, यानी चौथा प्रश्न समाप्त होता है। और चौथे में अथवा करके भी दिया गया है। यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप चौथे के अथवा को कर सकते हैं। हम आपको अथवा वाला प्रश्न दिखा रहे हैं। अथवा वाले में दिया गया है, ये हमारा अथवा है, अथवा वाला है ये। तो अथवा वाले में दिया गया है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह माया स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु, है तू शिशु अभी अज्ञान। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता है तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। तो इस प्रकार से हमारा अथवा वाला दिया गया है। तो अथवा वाले में भी हमसे प्रश्न पूछा गया है, तो हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। और तीसरा प्रश्न पूछा गया है, विज्ञान का प्रयोग करने में उसे शिशु समाज क्यों कहा गया है। और चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, पूरे पद में कौन सा अलंकार है। और पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो हम एक एक करके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो हम सबसे पहले पहले वाले प्रश्न का उत्तर देंगे। तो पहले वाले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम पहले वाले का उत्तर देंगे। हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक अभिनव मनुष्य है और इसके रचयिता यानी कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है, विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। तो हम दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देंगे। हम लिखेंगे, कवि ने विज्ञान को तलवार इसलिए कहा है क्योंकि यह किसी भी समय मनुष्य के लिए हिंसक यानी विनाशकारी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरे वाले का आंसर हो जाता है। अब हम तीसरे वाले प्रश्न को देखेंगे। तीसरे वाले प्रश्न में पूछा गया है, विज्ञान का प्रयोग करने में उसे शिशु समाज क्यों कहा गया है। तो हम तीसरे वाले का आंसर देंगे। तीसरे वाले का आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। हम लिखेंगे, मानव की क्रियाओं और उपयोग की पद्धति को देखकर उसे शिशु समाज कहा गया है। इसके बाद में हम आ जाते हैं चौथे वाले प्रश्न पर। तो चौथे वाले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि पूरे पद में कौन सा अलंकार है। तो हम बताएंगे कि पूरे पद में कौन सा अलंकार है। तो चौथे वाले का आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। हम लिखेंगे, प्रस्तुत संपूर्ण पद में रूपक अलंकार है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या इसके पांचवें पर। पांचवें में है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो हम देखेंगे इसमें रेखांकित पंक्ति इसमें कौन सी है। तो इसमें रेखांकित पंक्ति दी गई है, तो इसे फेंक दे तजकर मोह स्मृति के पार। तो हम इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम इसमें व्याख्या करने के लिए रेखांकित अंश की व्याख्या की हेडिंग देंगे और हम लिखेंगे, कवि बढ़ते वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति मानव को सचेष्ट करते हुए कहता है कि विज्ञान व्यक्ति को नए नए उपकरण दिए हैं, साधन दिए हैं, नवीन अस्त्र शस्त्र और सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। साथ ही विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियों को भी उत्पन्न की है। यदि मानव विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा तो वो कल्याणकारी साधन मानव के विनाश का कारण बन जाएंगे। इसलिए अभिनव मानव को सावधान करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि हे मानव, तू विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है। इस विज्ञान का दुरुपयोग तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 4 समाप्त होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। तो प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, का में निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए और शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्दों की रहेगी। तो यहाँ पर जो साहित्यिक परिचय लिखना है, पहले नंबर पर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे नंबर पर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तीसरे नंबर पर है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इन सभी लोगों का जीवन परिचय हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप लोग जा करके वीडियो देख लीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 के खा में। प्रश्न संख्या 5 के खा में हमसे प्रश्न पूछा गया है। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए
उसकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है मैथिली शरण गुप्त, दूसरे नंबर पर है सुमित्रानंदन पंत और तीसरे नंबर पर है रामधारी सिंह दिनकर। तो इन सभी लोगों का साहित्यिक परिचय हमने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप लोग जा करके जल्दी से जल्दी वीडियो देख लीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। तो प्रश्न संख्या 6 में हमसे प्रश्न पूछा गया है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा तो अपने शब्दों में लिखिए। तो इन तीनों कहानियों का उद्देश्य हमने अपने चैनल पर वीडियो में अपलोड कर रखा है, और इस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक खंड काव्य में 2-2 प्रश्न दिए गए हैं, और उनमें से केवल एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो हम यहाँ पर आपसे बताना चाहेंगे कि प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य दिए जाते हैं, तो आप लोग अपने अपने जिले के खंड काव्य को बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 में हमसे प्रश्न पूछ रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासा कवि कुलगुरु कालिदासा अन्ये चा भास भारवि भवभूत्यादयो महाकवया सुविकिये ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च यतो भारत मातु स्वतंत्रयं गौरवम् अखंडत्वं संस्कृतिमेव कत्वंच संस्कृतन्यो सुरक्षितं शक्नुयन्ते। इसके बाद आगे दिया गया है, इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति तथा सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। यह जो गद्यांश दिया गया है यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में हम लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद कह रहा है, इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, अनुवाद की हेडिंग देंगे, हम लिख देंगे, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भाष भारवि भवभूत आदि महाकवि के ग्रंथ आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। इसके बाद आगे हम लिखेंगे यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं से प्राचीनतम और श्रेष्ठ है, इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 8 हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 में अथवा करके भी दिया रहता है। यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप अथवा वाले को करेंगे। हम अथवा वाले का प्रश्न आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अथवा करके दिया गया है, ये अथवा वाला है, तो हम इसको पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है, हिंदी संस्कृतालंग भाषासु अस्य समाना अधिकारा आसीत। हिंदी हिंदू हिंदुस्थानां मुत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्नं करोति शिक्षायोपदेशे
समाजे चा नवीना प्रकाशा उदेति अत्र श्रीमालवीया वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य स्थापनम् अकरोत्। अस्य निर्माणाय अयं जनां धनम् अचायत। जनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनमस्मै प्रयाच्छनं। तेन निर्मितोऽयं विशाला विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलताया। इसके बाद आगे दिया गया है हमारा गद्यांश। श्रीमालवीयस्य यशसा च प्रतिमूर्तिर्यु विभाति साधारण स्थिकोपि जना महोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणापि कार्य कर्तुं क्षमा इति दर्शयति मनीषी मूर्धन्या मालवीया एतदर्थमेव जनास्तां महात्मना इत्या उपाधिना अभिधात माराब्धवंता। तो ये हमारा गद्यांश दिया गया है। इसमें हमें प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है इसका संदर्भ लिखिए। तो हम इसका संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। इसके बाद हम इसका हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। हम अनुवाद की हेडिंग देंगे, लिखेंगे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उदय होता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान के लिए के यज्ञ में इनको बहुत सा धन दिया। इनको लोगों ने बहुत सा धन दिया। इसके बाद आगे लिखेंगे, हम लिखेंगे उससे बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतवासियों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिपूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखला दिया कि सामान्य स्थिति वाला मनुष्य भी उत्साह, दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य कर सकता है। इसलिए मनुष्य ने उनको महामना की उपाधि से पुकारना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 8 के का अथवा वाला हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 के खा में। तो प्रश्न संख्या 8 के खा में हमसे प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हम सबसे पहले इस पद्यांश को पढ़ेंगे। ये पद्यांश हमारा दिया गया है, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्युम भयम नास्ति ऐसाम कीर्ति तनो कुंचित। तो ये हमारा पद्यांश दिया गया है। तो हम इसका संदर्भ लिखेंगे। हम इसका संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे संदर्भ की हेडिंग देंगे, हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक में मालवीय जी के द्वारा अंधकार में डूबे हुए मनुष्य को सन्मार्ग दिखाने का वर्णन किया गया है। इसके बाद में हम इसका हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। हम अनुवाद की हेडिंग देंगे और लिखेंगे जन सेवा में लगे महापुरुष की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं है। उपदेश देते थे एवं यह शब्द आज भी वैसे स्वीकार किया गया है। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं, अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, प्रमाद न करना, ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 8 के खा का आंसर हो जाता है। और 8 के खा में अथवा करके भी दिया है, 8 के खा में अथवा करके भी दिया है। यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप अथवा वाले को कर सकते हैं। हम आपको अथवा वाला करना भी बताएंगे। तो अथवा वाला यहाँ दिया गया है, ये दिया गया अथवा। तो ये हमारा पद्यांश दिया गया है,
सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। तो इसका हमें संदर्भ लिखना है और उसके बाद हिंदी में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। हम लिखेंगे यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नान शीर्षक पाठ से अवतरित है। तो ये हमारा संदर्भ हो जाता है। इसके बाद हम इसका हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। हम हिंदी में अनुवाद की हेडिंग देंगे, हम लिखेंगे अनुवाद। उसके बाद हम लिखेंगे सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले यानी विद्यार्थी को सुख कहाँ। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले को यानी सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या यानी विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले यानी विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। तो इसका आशय यह हो जाता है, आशय यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो आराम तलब या सुख की कामना करने वाला है उसे विद्या अर्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए और यदि विद्या अर्जित करना चाहता है तो उसे सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 8 के खाका अथवा वाला भी हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो परीक्षा में हमें 4 मुहावरे दिए जाएंगे जिनमें से हमें केवल एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना रहेगा। तो हम आपको चारों का बता दे रहे हैं और हमने जो ये पेपर बनाया है ये हमने खुद से बनाया है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को साझा किया है जो इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे, गारंटी के साथ है। तो इसमें सबसे पहला मुहावरा है अपने पैरों पर खड़ा होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा स्वावलंबी होना और इसका वाक्य प्रयोग हम इस प्रकार से लिखेंगे। हम लिखेंगे आजकल लड़कों की शादी तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इसके बाद दूसरा मुहावरा है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरने का मतलब हो जाएगा अर्थ थोड़े में बहुत अधिक। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा बिहारी लाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। इसके बाद में तीसरा मुहावरा हो जाएगा गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना का मतलब हो जाएगा अति दुर्लभ होना। प्राय गांव में लोग कहते रहते हैं कि कातू गुलरी के फूल हो गयो। तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप बहुत दुर्लभ हो गए यानी आप किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि गूलर के फूल के समान तुम 1 वर्ष से नहीं दिखाई दिए। इसके बाद हम तीसरा मुहावरा लिखेंगे, नहीं इसके बाद चौथा मुहावरा हो जाता है, चौथा मुहावरा हो जाता है। चौथे मुहावरे में है उल्टी गंगा बहाना। इसका अर्थ हो जाएगा परंपरा से हटकर कार्य करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका चाचा के ऊपर हुक्म चलाकर क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 9 हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। तो प्रश्न संख्या 10 में हमें दिया गया है अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो एक बात आप ये ध्यान से सुन लीजिए कि बोर्ड परीक्षा में आपको जो गद्यांश दिया जाएगा वो अपठित रहेगा। अपठित का मतलब होगा जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं होगा और उसको पढ़कर आपको उसका आंसर देना रहेगा। तो इसमें जो गद्यांश दिया गया है आप इसको एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद इसका आंसर देंगे। आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद इसमें जो प्रश्न हमसे पूछा गया है ये प्रश्न है प्रधानमंत्री की कौन सी कोशिश स्वागत योग्य है। दूसरा है अमेरिका को क्या सीधा संदेश देना चाहिए और तीसरा है उपयुक्त शीर्षक दीजिए यानी उपयुक्त का शीर्षक दीजिए। जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर पता चल जाएगा। इसके बाद इसी में अथवा करके दिया है, यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आपका अपठित गद्यांश दिया जाएगा और आपको उसी में से उत्तर छांटकर लिखना रहेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 में दिया जाएगा, प्रश्न संख्या 11 का है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है 11 के का में सवर्ण यानी स्वर्ण और सावर्ण दिया गया है। तो इसमें विकल्प दिया गया है, ए में सोना और अच्छा, बी में है सुनार और सोना, सी में है सोना और चांदी और डी में दिया गया है सोना और उच्च।
तो प्रश्न संख्या 11 के का के पहले का हमारा डी विकल्प सही हो जाता है, यानी स्वर्ण और सवर्ण का अर्थ हो जाएगा सोना और उच्च जाति। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे वाले पर। दूसरे वाले में दिया गया है कुल और कुल। दूसरे वाले में दिया गया है कुल और कुल, तो इसका हमें विकल्प बताना है। ये में दिया गया है सब और आवाज, बी में दिया गया है वंश और किनारा, सी में दिया गया है ध्वनि और शीतल, और डी में दिया गया है शीतल और पूर्ण। तो दूसरे वाले का बी विकल्प सही हो जाता है, यानी कुल और कुल का अर्थ हो जाएगा वंश और किनारा। कुल मतलब होता है वंश और कुल मतलब होता है किनारा। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11 के खा में। तो प्रश्न संख्या 11 के खा में प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के दो अर्थ लिखिए। यानी आपको 4 दिए जाएंगे, 4 शब्द दिए जाएंगे जिनमें से आपको 2 के अर्थ लिखने रहेंगे। तो हम आपको चारों को बता दे रहे हैं। ये सब जो हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हमने खुद इस मॉडल पेपर को तैयार किया है, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यही सब प्रश्न आने वाले हैं। तो पहला इसमें दिया गया है पतंग। तो पतंग के 2 अर्थ हो जाएंगे सूर्य और पृथ्वी। और दूसरा है कर्ण। तो कर्ण के 2 अर्थ हो जाएंगे कान और कुंती का पुत्र। और तीसरे में दिया गया है द्विज। द्विज के 2 अर्थ हो जाएंगे पक्षी और दांत। और चौथा दिया गया है अंबर। तो अंबर के 2 अर्थ हो जाएंगे वस्त्र और आकाश। इसके बाद में 11 के गा में दिया गया है। 11 के गा में दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यानी अनेक शब्द दिए गए हैं, उसका एक शब्द चयन करके हमें लिखना है। तो गा के पहले में दिया गया है जिसकी गणना न की जा सके। तो जिसकी गणना न की जा सके उसको कहते हैं अगणनीय। तो प्रश्न संख्या गा के पहले का हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाता है, बी वाला विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे वाले में। गा के दूसरे वाले में है जंगल की आग। यानी जंगल की आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि। ये में जठराग्नि, बी में है बड़वाग्नि, सी में है दावाग्नि और डी में है वनाली। तो जंगल की आग को कहते हैं दावाग्नि। यानी प्रश्न संख्या गा वाले में दूसरे वाले में विकल्प सी सही हो जाता है। यानी इसमें दिया गया है गा के दूसरे वाले में जंगल की आग को क्या कहते हैं? तो जंगल की आग को कहते हैं दावाग्नि। सी विकल्प सही इसमें। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11 के घा में। तो प्रश्न संख्या 11 के घा में दिया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 वाक्य दिए जाएंगे जिनमें से आपको 2 वाक्य शुद्ध करके लिखने रहेंगे। तो हम आपको चारों को बता दे रहे हैं। पहले में मैं भोजन कर लिया हूं, तो इसका सही मतलब वो वाक्य हो जाएगा मैं भोजन कर चुका हूं। दूसरे में है मैं लड़के को पढ़ाया हूं, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मैंने लड़के को पढ़ाया था। उसके बाद में तीसरा दिया गया है पुत्री पराया धन होता है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा पुत्री पराया धन होती है। और चौथे में दिया गया है सीता गुणवान स्त्री है, तो इसका शुद्ध अर्थ हो जाए, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा शुद्ध हिंदी होगा सीता गुणवती स्त्री है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 11 समाप्त होता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 12 के का में। तो प्रश्न संख्या 12 के का में प्रश्न पूछ रहा है वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर हम वीर रस का परिभाषा लिख रहे हैं। हम लिखेंगे वीर रस की परिभाषा। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। जब उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वहां वीर रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, आलंबन होता है इसका शत्रु, उद्दीपन होता है शत्रु की चुनौती, और आश्रय इसमें नायक होता है। और इसका अनुभव हम इस प्रकार से लिखेंगे, इसके अनुभव में लिखेंगे आश्रय के अंगों का फड़कना, आक्रमण करना, और संचारी भाव हो जाएगा स्मृति, धृति, अमर्ष, हर्ष आदि। इसके बाद हम वीर रस के उदाहरण लिख देंगे। वीर रस के उदाहरण में हो जाएगा बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। एक और उदाहरण हम लिखना चाहें तो एक और लिख सकते हैं मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत समझो मुझे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 12 के खा में। तो प्रश्न संख्या 12 के खा में पूछ रहा है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं श्लेष अलंकार को
वो उसका हम परिभाषा लिख रहे हैं। जहाँ काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे तुम कौन दो पाठी पढ़ो हो, कहो मन ले पै देऊ छटांक नाही। तो इसमें मन और छटांक श्लिष्ट शब्द हैं, जिसमें मन और छटांक परिमाणवाची शब्द हैं, जिसमें मन और छटांक परिमाणवाची शब्द हैं। किंतु श्लिष्ट अर्थ से तात्पर्य चित्त और छटांक से तात्पर्य सौंदर्य दर्शन से होता है। तो इस प्रकार से खा वाला समाप्त होता है प्रश्न। इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न संख्या 12 के गा में। प्रश्न संख्या 12 के गा में प्रश्न पूछ रहा है, दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर हम दोहा का उदाहरण लिख रहे हैं और उसकी परिभाषा लिख रहे हैं अच्छे से। हम यहाँ पर दोहा हेडिंग देंगे और लिखेंगे, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण हम इस प्रकार से लिखेंगे भरतई हुए न राज मृदु, विद हरि हर पद पाए, कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साय। तो ये हमारा दोहा का उदाहरण हो जाता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 12 समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 में हमसे कह रहा है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। तो आज हम इसका आवेदन पत्र भी लिखना बताएंगे। तो इधर हम लिखेंगे, इधर हम एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस में आप अपना कुछ भी एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद इधर किनारे पर हम लिखेंगे सेवा में शाखा प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक, यानी आपका जो भी बैंक है वो बैंक का नाम लिख देंगे और यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे। और विषय लिखेंगे बैंक में खाता खोलने हेतु आवेदन। उसके बाद इसका जो मैटर लिखेंगे, यानी इसके विषय में जो लिखेंगे, हम लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं यहाँ के एक स्थानीय कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। यहाँ किसी बैंक में मेरा खाता नहीं है, अतः मैं आपके बैंक में बचत खाता खुलवाना चाहता हूँ। नियमानुसार परिचय पत्र, घर का पता, पासपोर्ट साइज के फोटो इस आवेदन पत्र के साथ रखे गए हैं। कृपया आपके बैंक में मेरा खाता खोलने का कष्ट करें। तो ये हमारा इसका मैटर हो जाता है। इसके बाद इधर किनारे पर हम धन्यवाद लिख देंगे और इधर लास्ट में लिख देंगे भवदीय और इधर अपना नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 13 समाप्त होता है। और प्रश्न संख्या 13 में अथवा करके दिया है, तो यदि आप उसको नहीं करते हैं तो आप इस वाले को कर सकते हैं। इसमें दिया गया है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप लोग इसका प्रार्थना पत्र लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 आ जाता है। प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो सबसे पहले नंबर पर है देश में बेरोजगारी की समस्या, दूसरे में है आतंकवाद की समस्या और समाधान, तीसरे में है वृक्षारोपण का महत्व, चौथे में है विद्यार्थी की राजनीति और पांचवें में है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो इनमें से आप किसी एक विषय पर निबंध लिख देंगे तो आपको 9 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने इस प्रश्न पत्र को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व किया है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की जानकारी बहुत ही बेहतर लगी होगी और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अधिकतम मात्रा में विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि ये वीडियो जो है यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से यानी 22 फरवरी 2024 के लिए हिंदी की पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। और यदि इस प्रकार से हम फिर कहना चाहेंगे, यदि आप इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, यानी इन प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे और यही आपके पेपर में 100% आने वाले हैं। यदि आप इस प्रकार से पढ़ लेंगे तो आपको 100 में 98 लाने से कोई नहीं रोक सकता है।
इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।